विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। अभी हमने पद और शब्द दोनों के बारे में देखा। दोनों के बीच में क्या अंतर है, उसकी परिभाषा क्या है, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है, ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं आपको कुछ अभ्यास कार्य दे रहा हूँ। सारे आंसर उसी के अंदर ही है और बहुत ही सरल है। आपको ये सारे क्वेश्चन इसमें से ही आपको अपनी ग्रामर की नोटबुक में लिख लेने हैं, जो आपने बनाई है स्पर्श में। तो यहाँ पर मैं आपको ये जो प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ और पूरे आंसर सभी के इसी के अंदर ही है, आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो यहाँ पर पद और शब्द के बाद हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पहला जो क्वेश्चन है कि पद से क्या तात्पर्य है। पद से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर बताइए। पद किसे कहते हैं, क्या उसका मतलब है। कहने का मतलब ये है, क्या मतलब है पद का, आपको उदाहरण देकर बताना है, जो मैंने अंदर दे दिया है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको तुरंत ही मिल जाएगा पद के अंदर ही। अब दूसरी बात जो है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है पद और शब्द में क्या अंतर है। तो आपको पद की व्याख्या देकर उसको समझाना है और शब्द की व्याख्या देकर उसको समझाना। मैंने उसका एक पूरा मैंने वो दे दिया है कि जिसके अंदर पद क्या है, शब्द क्या है, दोनों चीज़ें आपको उसी के अंदर से ही मिल जाएगी। उसकी तुलना की है, उसके अंदर आपको उदाहरण देकर दोनों को स्पष्ट करना है। वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझकर सब अंदर साफ साफ आपको दिया गया है, आपको कोई दिक्कत रहेगी नहीं। अथवा तो आपको ये बताना है कि शब्द और पद में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझे। दोनों को आपको व्याख्या देनी है, उनके उदाहरण देना है और उसको समझाना है। बराबर है। अब दूसरी जो बात है, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द की व्याख्या देकर आपको उदाहरण देना है और शब्द और पद के बीच में ज़्यादातर ऐसा है, देखो आप देखो सारे क्वेश्चन आपने देखे हो तो आपको पता चल जाएगा कि अपने आप रिपीट होते हैं। बराबर है। तो बहुत ही इजी हो जाते हैं, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा तो उसके साथ सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। बराबर। आगे का जो क्वेश्चन है कि शब्द पद के रूप में कब बदल जाता है। मैंने बताया आपको कि व्याकरण में जब बद्ध हो जाता है तो वो पद बन जाता है। बराबर। अपना स्वतंत्र जो अर्थ है वो निकल जाता है, व्याकरण के पद के वाक्य के आधारित उसका अर्थ बन जाता है। बराबर। तो उदाहरण देकर शब्द और पद का भेद स्पष्ट करना है, तुलना करनी है, दोनों के बीच में क्या भेद है, क्या तुलना है, ये आपको बताना है। बराबर। फिर से वो शब्द आता है कि शब्द क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको उसी तरह से है जैसे शब्द और पद में बताना है, उसी जैसे यहाँ है ना शब्द किसे कहते हैं, तो यहाँ शब्द क्या है वो आपको बताना है। नया क्वेश्चन जो है कि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर क्या कहलाता है। बराबर। ये आपको रूप प्रत्यय वाली बात, शून्य प्रत्यय वाली बात वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लेन किया है। अब तो अगर ध्यान से 1 2 3 बार अगर एक बार देख लोगे, पेंसिल लेकर बैठोगे, तो मैं मानता हूँ कि आपको हर क्वेश्चन मिल जाएगा, हर आंसर मिल जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं रहेगी। उसके बाद उसके और में क्या है कि वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द है उसको क्या कहते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। बराबर। जैसे पद किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखो। शब्द और पद में क्या अंतर है वो आपको बताना है। बराबर। तो उसी तरह से ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
हर एक में थोड़ा थोड़ा बदलाव है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बदलाव है। अगर अच्छी तरह से, और दूसरी बात यह है कि अच्छी तरह से आपने उस एक्सप्लेन को सुन लिया, समझ लिया, तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही सरल चैप्टर है जो आप 6th में पढ़ चुके हो। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत इसमें है, इसीलिए मैंने आपको खुद करने के लिए कहा है। और ये सही गलत क्या है वो भी आपको अंदर से ही मिल जाएगा कि निरर्थक शब्द को भी शब्द कह सकते हैं तो नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द का एक अर्थ होता है, बराबर, तो गलत होगा वो। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है क्योंकि वह वाक्य के बाहर की वस्तु है, तो सही है, सही बात है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाते हैं, वो भी सही है। शब्द को शब्द रूप भी कह सकते हैं, वो भी सही है। पद बनने के लिए शब्द में शून्य प्रत्यय भी लग सकता है, तो ये भी आ सकता है। और प्रत्येक पद कोई ना कोई प्रकार्य अवश्य करता है, तो ये बात भी सही है। तो इसी तरह से मित्रों, आपको ये सारे क्वेश्चन ग्रामर पार्ट जो बनाया है उसके अंदर अच्छी तरह से समझकर, एक्सप्लेन को अच्छी तरह से सुनकर, वो सारे क्वेश्चन आपको अंदर आंसर के साथ, क्वेश्चन के साथ लिखने हैं। ध्यान ये रखना है कि कई बार ऐसा है कि क्वेश्चन आपको रिपीट होते लगेंगे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ आंसर में बदलाव रहेगा, बराबर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कहाँ क्या बदलाव है, वो अपनी स्वतंत्र बुद्धि से आपको सोचकर विवेक से लिखना है। तो हम अब अगले चैप्टर में मिलेंगे। अगर आपको कोई तकलीफ फिर भी रहती है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप में अपना नाम देकर नंबर के साथ मुझे पूछ सकते हो, फ़ोन भी कर सकते हो, बराबर। तो मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी समझ में नहीं आया है फिर भी तो। और इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है और व्याकरण को अच्छी तरह से रटना है। मैंने मैक की मीटिंग में देखा है कि बहुत पहले बहुत ही अच्छी तरह से चैप्टर सरल भाषा में उपसर्ग और प्रत्यय का समझाने पर भी जब भी मैंने आंसर पूछा है तो आपको नहीं आया है, उसका मतलब ये है कि आप अभी भी अच्छी तरह से समझकर तैयारी कर नहीं रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी नए हैं, वैसे तो पूर्व ज्ञान है, नया नहीं है, लेकिन अभी आपने थोड़ा टाइम लग गया है ये पढ़े हुए, तो आपके लिए तो वो नया ही होगा, बराबर। तो आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है, और उसके बाद ये आंसर लिखने हैं, बराबर। तो अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय। अब मित्रों, हमारा जो अगला चैप्टर जो है ग्रामर में पर्यायवाची शब्द है या तो समानार्थी शब्द है। वैसे तो आप 5th से 4th से पढ़कर आए हो कि पर्यायवाची किसे कहते हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपको दिक्कत ना हो उसके लिए समझाने की कोशिश भी की है, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। और हमारे जो चैप्टर है स्पर्श में, उसमें भी समानार्थी, विलोम शब्द, ये सब दिए हुए हैं। तो आपको अभ्यास के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा, समझाने की कोशिश भी करूंगा ताकि आपकी समझ में ठीक से आ जाए। तो एक समान अर्थ बताने वाले शब्द को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्याय यानी उसकी जगह पर उसके ही जैसे अर्थ वाला आने वाला शब्द, और समानार्थी का मतलब है समान रूप से अर्थ दिखलाने वाला शब्द। दोनों का मीनिंग एक ही है, चाहे आप समानार्थी हो चाहे आप पर्यायवाची हो। लेकिन सभी पर्यायवाची शब्दों के अर्थ पूरी तरह से समान नहीं होते हैं, अपवाद होते हैं। हाँ, कुछ मिलते जुलते अवश्य है। तो हर स्थिति में किसी शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बराबर। जैसे पानी और जल, दोनों शब्द पर्यायवाची होते हुए भी एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं। गंगा जल का स्थान गंगा पानी कहेंगे तो
गलत होगा। तो इसीलिए पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में जब हम उसका अर्थ निकालें तो हमें सावधानी से निकालना है। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके रूप दिए गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ है आकाश, तो आकाश का है अंबर, गगन, नभ, व्योम और आसमान। जल, जल को हम पानी, नीर, वारी, सलील कह सकते हैं। गंगा, सुरसरी, सूर्य यानी देवताओं की नदी। भागीरथी, भगीरथ राजा ने बुलाई थी इसलिए। त्रिपथगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, तो प्रभु, परमात्मा, भगवान, ईश। अग्नि, अनल, आग, पावक, हुताशन। असुर यानी राक्षस, दैत्य, निशाचर, दानव और राक्षस। इंद्र, देव के राजा, तो देवेंद्र, सुरेंद्र, सूर्य यानी पर देवता। देवेश, देवों के ईश, देवों के राजा। सरस्वती, वाणी, शारदा और भारती। मनुष्य, मनुष्य में मानव, आदमी, नर और मनुज, मनु का पुत्र, जन्म लेना। वृक्ष, पेड़, तरु, द्रुम और विटप। रात, रात्रि, निशा, रजनी और विभावरी। वायु, समीर, पवन, अनिल और हवा। सिंह, मृगराज, वनराज, केसरी, पंचानन। घर, सदन, भवन, आलय और गृह। तो इसी तरह से ये जो शब्द है उसके अंदर उसके जो पर्यायवाची है, जो समानार्थी जो शब्द है वो आपको तैयार करने हैं। अभी मैंने बताया कि ऐसे शब्द हैं जो एक जैसे अर्थ देने वाले होते हैं, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न भी होते हैं। अभी हमने आगे बात की है। तो ऐसे जो समानार्थी प्रतीत होने वाले जो शब्द है उसकी हम बात करते हैं कि पुस्तक, कोई भी पुस्तक की बात है तो मेरे पास बहुत सी पुस्तकें हैं, ये कुछ भेद हुआ। पुस्तक, ग्रंथ उसके ही रूप में कहा जाता है। लेकिन ऐसी पुस्तक की बात है जहाँ कोई बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि रामायण, भागवत, गीता, महाभारत, तो कोई बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक की बात है उसको बोलते हैं ग्रंथ। तो महाभारत एक विशाल ग्रंथ है। पक्का, पक्का यानी मजबूत, तो वह घर पक्का है, मजबूत है। और उसी जगह पर है पक्का, पक्का यानी पका हुआ, जैसे हम खाना पकाते हैं उस तरह का। तो यह आम पक्का है यानी कि पूरी तरह से मैच्योर हो गया है। तो ऐसे भी कुछ शब्द हैं जो हमें इस तरह से दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मृत्यु, तो मृत्यु की बात में बोले तो कोई आम आदमी की बात है, सामान्य आदमी की बात है। तो बस दुर्घटना में 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। और निधन में कोई आदरणीय व्यक्ति है, कोई सम्मानीय व्यक्ति है, कोई विशेष व्यक्ति है, उसकी बात है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हुआ। अपराध, अपराध की बात करें तो सामाजिक और सरकारी नियमों को, कानूनों को तोड़ना। तो मिलावटी चीज़ें बेचना दंडनीय अपराध है, लेकिन किस अर्थ में है? सामाजिक और सरकारी कानूनों के तहत। तो उसी जगह है पाप। पाप को अगर बोला जाए तो नैतिक और धार्मिक नियम को तोड़ना। जीव हत्या पाप है। ये क्या है? नैतिक धार्मिक नियम है। किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी भी निर्दोष को मारना नहीं चाहिए, किसी भी व्यक्ति को दुख पहुंचाना पाप है। ये सारी बातें नैतिक और धार्मिक में आ जाती है। दया, दुख से द्रवित हो जाना, पिघल जाना। तो ठंड में ठिठुरते भिखारी को देखकर, ठंड में ठिठुरते भिखारी को देखकर
मुझे उस पर दया आ गई। ये मानवीय गुण है दया। लेकिन कृपा अपने से छोटों के दुख को दूर करने की चेष्टा को कहते हैं कृपा। आपकी कृपा से मुझे कॉलेज में प्रवेश मिल गया, एडमिशन मिल गया। तो दया और कृपा में क्या फ़र्क है, ब्रैकेट में आपको बताया गया है ताकि आपकी समझ में आए। जब भी आप शब्द का प्रयोग करें तो आपको ये पता हो कि मैं कौन सा शब्द किस अर्थ के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेकर करेंगे तो। छाया, वृक्ष की बात है यहाँ पे। इस वृक्ष की छाया बहुत ही घनी है, घटादार है, लेकिन परछाई हो तो व्यक्ति की है, प्राणी की है, पशु की है। तो छोटा बच्चा अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पुत्र में कहे तो अपना बेटे की बात है। राम शर्मा जी का पुत्र है अथवा राम शर्मा जी का पुत्र का नाम रमेश है। लेकिन बालक हो तो किसी का भी लड़का आ सकता है। यह बालक बहुत ही नटखट है, यह बालक बहुत नटखट है, यह बालक पढ़ने में बहुत तेज है, कह सकते हैं। उसी तरह बहुमूल्य, बहुत ही कीमती हो। हीरो का यह हार बहुमूल्य है, सोना सबसे कीमती धातु है। बहुत ही कीमती चीज़ों की बात है। लेकिन अमूल्य की बात हो तो ऐसी वस्तु की बात है जिसको मूल्य देकर भी उसका मूल्य हम नहीं दे पा सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ताजमहल हमारे देश की अमूल्य निधि, निधि यानी भंडार, खजाना है। अवस्था, जीवन का एक भाग, जैसे युवा है, किशोर है, तरुण है, उसी तरह वृद्धावस्था में शरीर दुर्बल हो जाता है। वृद्धावस्था में शरीर दुर्बल हो जाता है। तो आयु की बात करें तो आयु यानी आयुष्य, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो पूर्ण समय है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूर्ण समय है, उसको बोलते हैं आयु। गांधी जी का विवाह छोटी सी आयु में ही हो गया था। सुभाष चंद्र बोस का निधन युवावस्था की आयु में ही हो गया था। सम्राट, राजाओं का भी जो राजा है, सबसे बड़ा राजा तो अशोक महान सम्राट था। लेकिन राजा हो तो कोई भी राजा की बात है। आज़ादी मिलने से पहले भारत में अनेक राजा थे, यानी छोटे छोटे राज्यों में जो बट गए हैं, ऐसे राजाओं की बात है यहाँ पे। आज्ञा, बड़ों के द्वारा छोटों को कुछ करने के लिए कहते हैं, उसको बोलते हैं आज्ञा। विशाल ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। राम ने दशरथ की आज्ञा के वश होकर वनवास को स्वीकार किया, कह सकते हैं। अनुमति, प्रार्थना करने पर, विनती करने पर बड़ों के द्वारा दी गई सहमति, मंजूरी। तो पिताजी ने मुझे मध्य प्रदेश भ्रमण पर जाने की अनुमति दे दी। तो इसी तरह से ऐसे शब्द भी हैं जो आपको समझने हैं कि भाई इसमें किस तरह के अर्थ छिपे हुए हैं, क्या है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही आसान है, आप पढ़कर आए हैं, आपका पूर्व ज्ञान भी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है। ये भी आपको ग्रामर की नोटबुक में लिख लेना है। अब जो बात आती है विलोम शब्द, ये भी आप पढ़ चुके हैं, पढ़कर आए हैं। विपरीतार्थक अर्थ, जो शब्द विपरीत अर्थ, विरोधी अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे भारत के उत्तर में हिमालय है तो दक्षिण में हिंद महासागर है? तो उत्तर की जगह पर दक्षिण आया, विरोधी हो गया। यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ है, ऐसे शब्द है जो मैंने लिए है, पूरा कोष्टक आपको लिख लेना है इसमें से ही। जैसे कि अमृत है तो विष, कठोर है तो कोमल, यश है तो अपयश, आस्तिक है तो नास्तिक,
आदि है तो अंत है, अंधकार है तो प्रकाश है, सम्मान है तो अपमान है, सेवक है तो स्वामी है, अर्थ है तो अनर्थ है। उसी तरह यहाँ पर हानि मतलब लाभ, राजा विरोधी रंक, आकाश का विरोधी पाताल, अनुज का विरोधी अग्रज, अनुकूल का विरोधी है प्रतिकूल, नवीन का विरोधी है प्राचीन, निंदा का विरोधी है प्रशंसा, शिष्ट विरोधी अशिष्ट, प्रत्यक्ष सामने तो विरोधी है अप्रत्यक्ष, जो सामने नहीं है वो। वैसे यहाँ पे है रात, उसका विरोधी है दिन, उन्नति प्रगति, अवनति, आदान प्रदान, मित्र शत्रु, न्याय तो उसका है अन्याय, उचित है तो अनुचित है, संतोष है असंतोष, मूर्ख है विरोधी बुद्धिमान, पराधीन है तो स्वाधीन। तो आपको उसी तरह के जो शब्द है जो उसकी विरोधी बातें प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को आपको तैयार करने हैं, लिखने हैं। बराबर। अब यहाँ पर है प्रारंभ, तो समाप्त हो जाना, प्रारंभ यानी शुरुआत, विजय पराजय, बुरा भला, उत्तीर्ण पास होना तो अनुत्तीर्ण नापास होना, स्वर्ग नरक, संयोग है तो वियोग है जुदाई है। यहाँ पर है देव तो दानव हुआ, सुगंध है विरोधी दुर्गंध हुआ, दाया है तो बाया हुआ, आर्य है तो अनार्य हुआ, वैद्य है नियम के अनुसार तो अवैद्य है नियम को तोड़ने वाला, सरस है तो नीरस है, रुग्ण है रोगी है स्वस्थ है, ठंडा है तो गर्म है, जीवन है तो मृत्यु है। उसी तरह यहाँ पर जड़ है तो चेतन है, गमन है तो आगमन है विरोधी उसका, ग्रामीण है गवार है तो शहरी है, सौभाग्य है तो विरोधी होगा दुर्भाग्य, कृपालु होगा तो विरोधी होगा क्रूर, अंधकार है तो विरोधी होगा प्रकाश। यहाँ पे कुटिल है तो यहाँ पे है सरल, ठोस मजबूत तो यहाँ पे है तरल प्रवाही, धर्म है तो अधर्म, झूठ है तो सच है, घृणा है तो प्रेम है, घृणा मतलब प्रेम, अरे घृणा मतलब नफरत, बराबर। छल है तो निश्छल है, गर्मी है तो सर्दी है, मधुर है तो कटु है, परिपक्व मैच्योर है तो अपरिपक्व है प्रीमैच्योर, आयात है तो निर्यात है, कायर है तो विरोधी है वीर, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा तो न्यूनतम कम से कम, ऋणी तो उसका है उऋण, उऋण बराबर क्या है उऋण, सज्जन का दुर्जन है और प्रकट है तो गुप्त है, याचक है तो दाता है, पक्ष है तो विपक्ष है, गुरु है तो शिष्य है, उपयोगी है तो अनुपयोगी है, बलवान है तो निर्बल है, आहार तो निराहार, दृश्य है तो अदृश्य, धीर है धीरजवान है तो अधीर है, उग्र तो शांत है, उर्वर जिसमें कुछ पैदा नहीं होता है तो यहाँ पर एक उसर है, सब कुछ फलने फूलने वाली जमीन की बात है, सुख है तो दुख है, महान है तो क्षुद्र है, इच्छा का विरोधी होगा अनिच्छा तो जल यानी थल, थल यानी जमीन, निरर्थक तो सार्थक है, रस्व है तो दीर्घ है, दोषी है तो विरोधी निर्दोष है और विवाहित है तो अविवाहित है। तो इसी तरह से आपको उस तरह के विरोधी विलोम विपरीतार्थक शब्द तैयार करने हैं, लिखने हैं इसमें से, और अच्छी तरह से उसको याद भी कर लेने हैं ताकि आपका कोई भी मार्क्स चला न जाए। अब जो मैंने आपको बताया था कि श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द भेद है, ये शब्द भेद इसको कहा जाता है, ऐसे शब्द है जिसको लिखने से वर्तनी में अंतर होता है लेकिन सुनने में लगभग एक जैसा लगता है। लिखने में क्या होता है
उसकी वर्तनी में अंतर होता है, लेकिन जब सुनते हैं तो एक जैसा समान प्रतीत होता है। तो इसी समानता के बावजूद भी उसके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती है। जैसे यहाँ पर है शूर, शूर कौन सा है वो देख लो, शूर तो वीर की बात है, लेकिन यहाँ पर है सूर तो अंधा है। लेकिन यहाँ पर रस्व सूर होगा तो देवता हो जाएगा। क्या होगा? देवता। तो उसी तरह से जो शब्द सुनने में एक जैसे प्रतीत हो लेकिन अर्थ में अलगता हो, भिन्नता हो, उसे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। तो ऐसे ही कुछ शब्द मैंने लिए हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे आकर, आकर मतलब आने के बाद। उसने विद्यालय से आकर पत्र लिखा, और आकार तो रूप की बात है। मेज का आकार गोल है, पुस्तक का आकार लंब चौरस है, पृथ्वी का आकार गोलाकार है। उसी तरह से अनल अग्नि आग, तो भयंकर अनल में मकान जल गया। अनल का मतलब है आग अग्नि। तो अनिल का मतलब है वायु पवन। मंद मंद अनिल बह रही है, हवा बह रही है। कर्म तो काम करना, अच्छे कर्म करो तो फल भी अच्छा मिलेगा। तो उसी तरह क्रम, क्रम यानी बारी बारी, सभी बच्चे अपने अपने क्रम से आए, सभी विद्यार्थी क्रम के अनुसार बैठे, उसको बोलते हैं क्रम। संख्या को अच्छी तरह से बताने के लिए एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है, तो उसको बोलते हैं क्रम। चालक चलाने वाला, बस चालक यातायात के नियमों का पालन करता है। वाहन व्यवहार के जो नियम हैं, यातायात। चालाक चतुर, लोमड़ी बहुत चालाक होती है। तो चालक और चालाक के बीच में क्या अंतर है वो आपकी समझ में आ गया। नियत निश्चित, मुख्य अतिथि नियत समय पर पधारे। विद्यार्थी को नियत समय पर स्कूल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नियत दीर्घ हो जाता है तो मंशा, मन के अंदर क्या चल रहा है, मुझे लगता है तुम्हारी नियत ठीक नहीं लगती है। नियत, समझ गए। बलि, राजा बलि का नाम है। तो राजा बलि अत्यंत दानी थे, जो असुर थे। लेकिन यहाँ पर बलि बलवान, शक्तिशाली, पराक्रमी। भीम बहुत ही बलवान थे, बलि थे। राज, तो राज का मतलब है शासन। तो 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत में अंग्रेजों का राज था। क्यों? राज, लेकिन राज देखो यहाँ पे नुक्ता लगा है, राज। तो राज का मतलब है ये है राज की तरह ही है, लेकिन यहाँ नुक्ता लग जाने से उसका उच्चार अलग हो गया। राज, राज यानी रहस्य, सस्पेंस। यह राज की बात है। उसी तरह यहाँ पे सूर है, अभी आगे देख लिया हमने, तो अंधा व्यक्ति, बराबर। अंध व्यक्ति को सूरदास भी कहा जाता है। सूर होने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन शूर हो तो वीर, पराक्रमी। अर्जुन बहुत ही शूरवीर थे। तो उसी तरह से ऐसे भी और भी कुछ मैंने शब्द लिए हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर है अंश, बिंदी वाला स, तो हुआ भाग। अंश तो क्या हुआ? कंधा। अंश मतलब कंधा। अन्न तो अनाज, और अन्य तो दूसरा। कांटा तो नुकीला, लेकिन काटा हो तो काटना। कुल तो वंश होता है, लेकिन यहाँ पर कुल है तो किनारा हो जाता है। ह्रस्व दीर्घ के फर्क से उच्चार में क्या भेद आते हैं वो समझने जैसा है। एक और है और, ज़्यादातर आप ऐसा ही लिखते हैं, और यानी तरफ, लेकिन और दूसरा, और मतलब दूसरा। उसी तरह यहाँ पे है नारी, नारी मतलब स्त्री है, लेकिन यहाँ पे नाड़ी, नब्ज जो हमारे शरीर में है। पुरुष तो आदमी, लेकिन यहाँ
परुष, परुष कठोर, पौरुष पराक्रम, प्रसाद कृपा, लेकिन प्रासाद तो महल, उपेक्षा तो अनादर, लेकिन अपेक्षा तो उसकी तुलना, तुलना के अर्थ में कहा जाता है वो अपेक्षा। आचार, आचरण करना, लेकिन अचार हो तो नीम का, अरे नींबू का, आम का, कटहल का जो हम अचार बनाते हैं उसको बोलते हैं चटपटा पदार्थ अचार। उसी तरह है यहाँ पे अली, अली मतलब भंवरा, अली मतलब भंवरा, लेकिन आली हो तो सखी, आली सखी, ब्रज भाषा में आली सखी। बहु तो बहुत सारा, लेकिन बहु दीर्घ, बहु, वधु, वधु यानी वहु, बहु। उसी तरह यहाँ पे है अंक, अंक यानी गोद, अंक में लेना, गोद में लेना, लेकिन अंग हो तो शरीर का कोई भी हिस्से को हम अंग कह सकते हैं। भारती माँ सरस्वती, लेकिन भारतीय तो भारत का नागरिक, भारत का। तो उसी तरह से श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द में आपको बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सुनने में, बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसका अर्थ जो है वो कुछ अलग होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को शब्द पद के अंतर में समझ आई होगी। विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द में समझ में आया होगा। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द भी आपकी समझ में आया होगा, और पर्यायवाची और समानार्थी शब्द भी आपकी समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, ये सारे शब्द आपकी ग्रामर की प्रॉपर नोटबुक में जहाँ आपने विभाग बनाया है उसमें लिख लेना है। उसकी तरह जो मैंने अभी दिया है उससे और ज़्यादा आप चैप्टर में से भी शब्द निकाल सकते हो। हर चैप्टर के अंदर भी दिया गया है, तो आपको उसी तरह से अलग अलग शब्दों से परिचित होना है, याद रखना है, ताकि आपकी भाषा अच्छी बने, बोलने में बिना रुकावट के आप बोल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा शब्द वाक्य में कहाँ पर प्रयोग करना है, उससे आप भली भांति जानकारी प्राप्त करें। ये उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। जितने अधिक शब्द आपके पास होंगे, जितना अधिक शब्द भंडोल आपके पास होगा, उतना आपको लिखने में, सुनने में, समझने में, पढ़ने में आसानी रहेगी। बिना शब्द के आप वाक्य नहीं बना सकते हैं, अपनी भाषा में अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं ठीक से। वर्तनी में ज़्यादातर दोष आते हैं, तो उसका तात्पर्य यही है। और आपको पता भी होगा कि मैंने हर चैप्टर के बाद आपको शब्दार्थ लिखने को क्यों कहा है, कि हर चैप्टर, हर काव्य आप अच्छी तरह से ठीक से समझ सको, उसका जो अर्थ है, उसका जो तात्पर्य है वो अच्छी तरह से आपकी समझ में आए। उसके लिए शब्द के अर्थों को जानना जरूरी है। तो ये शब्द और पद के अंतर्गत ये सारे शब्द आपके अंदर आ जाते हैं। ये सबको आप ठीक से बारी बारी उसके विभाग बना के आपको अच्छे राइटिंग में लिखना है, बिना वर्तनी दोष, स्पेलिंग मिस्टेक के लिखना है और उसको तैयार करना है। बराबर। तो अब हम अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे।